आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में आज बात इंडियन परसेप्टिव की। जी हाँ, आज़ादी के महज 70-72 वर्षों में आज हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ी प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी, सब कॉन्टिनेंट के सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले सबसे बड़े मुल्क और दुनिया में तेज़ी से उभरती हुई बड़ी इकॉनमी के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। यही नहीं, ये दुनिया जानती है कि दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन में से एक है हमारा सिविलाइजेशन, जहां आज भी 100 से ज़्यादा ज़ुबानें बोलने वाले 1 अरब से ज़्यादा बाशिंदे बसते हैं और दुनिया के हर मज़हब को मानने वाले लोग यहाँ आबाद हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुनिया भर के हर रंग, हर जात और हर नस्ल के लोग यहाँ एक कौम बनकर रहते हैं। सब कमाल है, ये सब कमाल है हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हमारे जानने और समझने वाली बात यह है कि हमारे इतने पुराने सिविलाइजेशन वाले मुल्क का परसेप्टिव क्या है और इसे जानना, समझना और बरतना क्यों ज़रूरी है। इसी पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान, अटल बिहारी वाजपेयी सीनियर फेलो डॉक्टर हिमांशु राय और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार। डॉक्टर हिमांशु, अगर हम बात करें इंडिक थॉट की, तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको कैसे समझा जाए और कैसे इसको हम अपना सकते हैं, इसको कैसे अपनाना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल डिमांड करता है ये शुरू से ही हम लोगों का था। जैसे अभी एक उदाहरण देके मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कैसे तोड़ फोड़ हमारी सोच में हुआ है। एक तो यूनिवर्सल एजुकेशन था, हम इलिटरेट नहीं थे जी, यूनिवर्सल एजुकेशन था। हर गांव में कम से कम एक स्कूल होता था, हर घरों से बच्चे पढ़ते थे, लड़कियां और लड़के बच्चे पढ़ते थे, हर घरों से पढ़ते थे। ये नहीं कि जातियां देखी जाती थी या जेंडर देखा जाता था। जिस तरीके से ब्रिटिश ने हमारा शोषण करके हमें सोख लिया पूरा, जिसे कहते हैं ड्राइड अप, तो उसका नतीजा हुआ कि ये हम मतलब कि वो सूखते चले गए, वो फिक्स होता चला गया। ये जो सोशल मोबिलिटी जब खत्म होने लगी तो ये बहुत सारी समस्याएं आई हैं। अब अगर हम इसको ब्रिटिश के पहले के ये में जाएं तो सोशल मोबिलिटी जबरदस्त थी, खासकर कोस्टल एरिया में। भारत का जितना कोस्टल एरिया है, जो ट्रेडिंग जोन्स थे, जबरदस्त सोशल मोबिलिटी थी। डेमोक्रेसी था हमारे गांव के अंदर में। हम ये कहते हैं कि ठीक है, राजशाही ऊपर में थी जी, मोनार्की काफ़ी हमें लंबा दिखा है। टेक्निकली देखें तो 1857 तक, अगर उसके पहले देखें तो 1802 तक या 1803 तक, जब दिल्ली में ब्रिटिश आए थे। 1757 से धीरे धीरे वो किस्तों में भारत के अंदर एक्सपैंड कर रहे थे अपना, तो मोनार्की टॉप पे थी। बट नीचे गांव के अंदर डेमोक्रेसी थी। ऐसे ऐसे शिलालेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो रहा है। यानी कि जनता, गांव की जनता कलेक्टिवली तय कर रही है कि क्या हमें कदम उठाना है गांव के उत्थान के लिए। ये इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं चोला डायनेस्टी के, राजा राज डायनेस्टी के 1029 के, 1068 के, आज से यानी कि 1100 साल पहले इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि चेन्नई से 60-70 किलोमीटर की दूरी पे जो मंदिरों में शिलालेख मिले हैं, उसमें 15 बेडेड हॉस्पिटल है। डॉक्टर शंकर, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि लिविंग सिविलाइजेशन है, रीडिंग मेमोरी है, तो उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इंडिक थॉट को? अभी मैं कुछ इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ जो प्रोफेसर हिमांशु राय ने कहा। एक तो जो आपको लिविंग ट्रेडिशन में चीज़ें मिलती हैं, उसके साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसके आधार पर इतिहासकार अपनी व्याख्या करते हैं, वो आप निरंतरता या चेंज के तौर पर देखते हैं। परंतु जो इतिहास लेखन है, जिसे हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, मैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देकर कुछ बोलना चाह रहा हूँ। ब्रिटिश के आने के पश्चात जो हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेंड डेवलप हुआ या जो हिस्ट्री को देखने का नज़रिया बदला, और ये नज़रिया वैश्विक था।
जी। जैसा मैंने पहले कहा कि वो इम्पिरिकल ट्रेडिशन पर बेस्ड था, वो पॉजिटिविस्ट तरीके से चीज़ों को देखना चाह रहे थे, साक्ष्यों के आलोक में इतिहास को समझना चाह रहे थे और उसकी व्याख्या भी उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर करना चाह रहे थे। ऐसे में जो मेमोरी है, कलेक्टिव मेमोरी है, जिसे आप अदरवाइज वेरीफाई नहीं कर सकते साक्ष्यों के आलोक में, परंतु वो है, जैसा मैंने कहा कि उसका दबाव होता है। और अगर जैसे आस्था है, आस्था अगर आपके मानस का हिस्सा है तो वो आपके कलेक्टिव बिहेवियर पर इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस एक अलग तरीके से करता है। आप उसे डिसमिस करते रहें, परंतु अगर आज भी लोक इतिहास कुछ और कहता है और एकेडमिक इतिहास कुछ और कहता है, उसका जो फ्लैश पॉइंट है वो कई बार हम लोग देख चुके हैं, कई फिल्में बनती हैं और उस पर झगड़ा होता है। तो ये सारी बातें क्यों होती है? क्योंकि लोक में जो इतिहास है वो एकेडमिक इतिहास जो लिखा जा रहा है उससे थोड़ी अलग है। और ऐसी स्थिति में मेरा यह मानना है कि इट्स अ काइंड ऑफ ड्यूटी, it's a kind of responsibility on academic historians to make their craft and product, history writing, more amenable to public at large. अगर वो अपने ऑडियंस को केवल यूनिवर्सिटी के बुक रीडर्स या राइटर्स को मानते हैं और वैसा इतिहास लिख रहे हैं जिसका लोक में उसकी कोई ऑर्गेनिक पकड़ नहीं है, तो आप उसे खारिज कर दें, परंतु वो है। तो ये नजरिया जो है ये ब्रिटिश के आने के पश्चात बना जी। अब आज के दिन में जब थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है, दिस इज पोस्ट आइंस्टाइनियन फिजिक्स टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, 200 साल तक न्यूटन की जो सर्टिट्यूड वाली फिजिक्स थी उसको पलट दिया आइंस्टाइन ने, और अब चीजें रिलेटिविटी के आधार पर देखी जा रही हैं। एक ही मैटर, परिस्थितियां बदल दीजिए, वो वेव के कैरेक्टर्स आपको शो करते हैं, फिर परिस्थितियां बदल दीजिए वो फिर पुनः मैटर हो जाता है। ये जो डुअलिटी ऑफ बिहेवियर है, इसका आप क्या करेंगे? न्यूटोनियन सर्टिट्यूड फिजिक्स हैज नो आंसर टू दिस। तो ये सारी बातें हमारी बौद्धिक चेतना का हिस्सा बन चुकी हैं, और ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि जो हमारा जो उपनिषद है उसमें इस तरह की बातें की गई है, वी नीड टू पिक अप फ्रॉम दोज पॉइंट्स और वहाँ से एक समग्र तरीके से, जिसे मैंने कहा कि ट्रांसडिसिप्लिनरी तरीके से चीज़ों को, या बिग हिस्ट्री का मसला है जहाँ हम चीज़ों को सेग्रीगेट कर नहीं देख रहे हैं कि इकोनॉमिक हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, सोशल हिस्ट्री है, लेकिन इमोशनल हिस्ट्री भी है, और मैटर और कॉन्शियसनेस का जो ट्रांजैक्शन होता है या इंटरपेनिट्रेशन होता है, इंटरचेंजेबिलिटी होती है, उसका क्या करें? तो दीज आर सम ऑफ दी कटिंग एज चैलेंजेस। अगर इंडिजिनस मॉडर्निटी की बात करें तो आप कैसे देखते हैं इंडिक थॉट को? कोशिश हो रही है, देखिए धीरे धीरे, जैसे सोशल साइंस में तो हमने जो यूरोप से था वो तो सारा पढ़ा ही रहे हैं। जो हमारी अपनी परंपरा थी मैथमेटिक्स की, साइंस की, उसको करीब करीब हमने बहुत ज़्यादा न लेके जो मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी है वो हम सीधे उस तरीके से ले रहे हैं। उसको जिस तरीके से नीचे स्कूल के स्तर पे लागू करना चाहिए जी, उस तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट स्कूल के स्तर पे नहीं हो पा रहा था। कोशिश चल रही है, अनदर 8-10 ईयर्स धीरे धीरे। राइट टू एजुकेशन की बात आई 2009 में, जैसे कि ये बहुत पहले होना चाहिए था, यूनिवर्सल एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। 47 में दिस कुड हैव बीन पॉसिबल। दूसरा है कि अगर हम यूनिवर्सिटी के इस लेवल पे आएँ या कॉलेजेस हायर एकेडमिक्स की तरफ आएँ, तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमें सोशल साइंसेज में अपने विषयों पे, अपने इतिहास पे, हमारे अपने जो फ्रेमवर्क्स हैं देखने के तरीके, हमारे जो अपने टूल्स, नज़रिया जो हमारा देखने का है, उसके बजाय हम सारा फ्रेमवर्क यूरोप से, अमेरिका से ले रहे हैं जी। यूरोप का तो एक फ्रेमवर्क हमें समझ में आता है कि उन्होंने, ब्रिटिश ने हमारे ऊपर शासन किया, या वेस्टर्न यूरोप ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेट किया, इंक्लूडिंग लैटिन अमेरिका। लेकिन अमेरिका का इतिहास तो 300-400 साल पुराना है।
डॉक्टर शंकर, आपसे भी मैं जानना चाह रही थी कि आज़ादी के बाद की अगर बात करें तो 72-74 साल हो चुके हैं, तो आप कैसे देखते हैं ग्रेजुअल प्रोग्रेस किस तरह से हुई है इंडिक थॉट को अगर देखें तो? बिल्कुल हुआ है, और जैसा हमारी चर्चा में ये बात बार बार आ रहा है कि इसमें गति भी लाने की ज़रूरत है, और जैसे जिसे हम कहते हैं कि इंडिजनाइज करने की ज़रूरत है। अब पॉलिसीज़ के तौर पर आप मेक इन इंडिया देख रहे हैं, या स्किल इंडिया है। तो अगर आप लोकल स्तर पर चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, पर वोकल, हाँ, तो अगर वहाँ आप उत्पादन कर रहे हैं तो निश्चित तौर से जो हुनर है लोकल पॉपुलेशन की, वो उसका आप लेवरेजिंग कर पाएंगे। और इसके अलावा जो सोच के तौर पर थियोरेटिकल लेवल पर जिसकी चर्चा हिमांशु जी कर रहे थे, अब सोच लीजिए इतिहास की परिभाषा। इतिहास एक विषय के तौर पर इतिहास है क्या? एक वेस्टर्न डेफिनेशन जो 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में हमें मिला, रांकियन डेफिनेशन, क्रोनोलॉजी बेस्ड इवेंट्स which are documented, which can be verified by looking at sources and so forth. और दूसरा जो हमारी संस्कृति में इतिहास, इति शब्द का हर एक श्लोक आप पढ़ेंगे उसके बाद अंत में इति होता है जी। यह ऐसे हुआ, दिस इज हाउ इट हैपेंड, दस इट हैपेंड। उसमें साक्ष्य की जरूरत थी नहीं। और मैं बार बार ये कह रहा हूं 1600 ईस्वी तक जो क्रिश्चियन हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, वो भी फैक्चुअली बिल्कुल इनकरेक्ट था। उनके अनुसार चर्च ने जो बताया था कि अर्थ कितना पुराना है, पृथ्वी कितना पुराना है, तो उसके उनके हिसाब से 4000 वर्ष पुराना था जी। और उसके पहले तो कुछ था ही नहीं, अर्थ का फॉर्मेशन ही उस समय हुआ है 6000 वर्ष आज से अगर देखें तो। और भारतीय परंपरा में आप देखें तो समय का विस्तार है जी, और उसके ऊपर कई रिसर्चेस, कटिंग एज रिसर्चेस हो रहे हैं कि कौन सा कॉस्मिक टाइम हम यूज करें, कौन सा कॉस्मिक स्केल यूज करें विच कुड बी मोर एप्रोप्रिएट फॉर कैलकुलेटिंग एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटीज। वहां भारतीय परंपरा आपको ज्यादा सहूलियत देता है। तो यहां मैं ये कह रहा हूं, इति शब्द है कि एक तरीके से अगर आप देखें कि अतीत को आप वर्तमान में कैसे प्रयोग करते हैं, उसकी सार्थकता क्या होती है, वही इतिहास है। अगर मैं झूठ बोलकर भी अपने वर्तमान को सही बताता हूं तो मैं इतिहास का वही प्रयोग कर रहा हूं जी। और इस तरह का प्रयोग इंपिरिकल हिस्ट्री, जो वेस्टर्न डेफिनेशनल हिस्ट्री है, उसमें भी वही चीज होता है। उसके हिसाब से भी आप गलत चल रहे थे जी। तो आप ये पैमाना ना तय करें कि कौन वो गलत था और ये सही था, क्योंकि आज भी अगर आप देखते हैं तो इतिहास को हम डिफाइन यही करते हैं कि वर्तमान में हम अतीत को किस प्रकार देखते हैं और वर्तमान को समझने के लिए अतीत का कैसे प्रयोग करते हैं, वही हिस्ट्री है। बिल्कुल। तो अंतोगत्वा वही है जी। तो इसलिए जो नजरिया बदला, उसमें कई ऐसे चार्जेस लगाए गए भारतीय परंपरा पर जो कि अनवारंटेड हैं। और आज के जो वामपंथी इतिहासकार हैं वो भी इस बात को उद्धृत करते हैं, क्योंकि अब कल्चरल मार्क्सिज्म का फेज है। अगर लेफ्ट हिस्टोरियंस की भी बात करें तो वो इन बातों के ऊपर अब ध्यान दे रहे हैं। तो कई चीजें, जैसा आपने कहा कि चीजों को इंडिजनाइज कर देखने की जो जरूरत है, मैंने आपको इतिहास के डेफिनेशन को इंडिजनाइज कर आपके सामने रखा। वर्तमान को समझने के लिए अतीत को आप किस तरीके से प्रयोग करते हैं, वही इतिहास है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी डेफिनेशन आपने दी। डॉक्टर हिमांशु, अगर हम बात करें हैबिटाट की, तो इंडिक थॉट के परिवेश में आप कैसे समझते हैं कि हम कुशीनगर में जिस तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत की जा रही है, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना करके एक टूरिज्म को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, इस सब को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इन जगहों का विकास होगा, और क्योंकि अभी तक जो विकास की बात करें तो NCR, दिल्ली, यहाँ तक ही ये बस है, तो आप कैसे देखते हैं इस सब को? नहीं, ये तो अच्छा कदम है कि आप विकास दिल्ली या बॉम्बे या कलकत्ता के बाहर या हैदराबाद के बाहर या पटना के बाहर भी देख रहे हैं। यानी कि विकास आप गांवों तक ले जा रहे हैं, उस क्षेत्र में ले जा रहे हैं जो अभी तक अविकसित रहा आज़ाद भारत में भी। तो एक तो कनेक्टिविटी हो गया, कुशीनगर एयरपोर्ट जिस समय बन रहा है, कनेक्टिविटी हो रही है।
सोशल मोबिलिटी हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्किल अपग्रेडेशन की संभावना है, ग्लोबल मोबिलिटी का आप हिस्सा हो रहे हैं। और दूसरा है कि जो हमारी संस्कृति है, बुद्धिज्म से जिसे हम जोड़ रहे हैं, जो इंडिक रिलीजन का, इंडिक परंपरा का, थॉट का पूरा जो एक प्रोसेस रहा है, जिसके हम सभी हिस्सेदार रहे हैं, ये विश्व में जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है। टूरिस्ट अब सीधे आ सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया से, जापान से या श्रीलंका से कर सकते हैं, हम वहाँ जा सकते हैं, हम कहीं और दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इस तरह के जो अयोध्या सर्किट है, रामायण सर्किट है, महाभारत का सर्किट है, तो संस्कृति से लिंक करना मॉडर्निटी को, द ट्रेडिशन इज बीइंग लिंक्ड विद द मॉडर्निटी। एक तो ये हो गया कल्चरल फॉर्म। दूसरा आपका जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी मल्टीपल तरीके से, जो वहाँ के लोकल वासिंदे हैं उनके लिए वो आ गया। टूरिस्ट अगर जा रहे हैं, इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है, जैसे भारत में जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, चाहे शिमला हो गया, गोवा हो गया, वगैरह वगैरह। तो लाइवलीहुड, अर्निंग, जिसे आज हम बैकवर्ड एरिया कह सकते थे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया, बट कल्चरली मच मोर डेवलप्ड एंड डेमोक्रेटिक, मच मोर ह्यूमेन। उस एरिया से जब आप इंटरेक्शंस कर रहे हैं, जो डेवलप्ड एरिया है, तो ये कल्चरल चेंजेस की काफ़ी संभावना होती है। हमें जाके पता चलेगा, जो बहुत लोग अयोध्या नहीं गए हैं, जब हम सरयू में वहाँ जाएंगे या टेम्पल्स जाएंगे, तो यू आर एबल टू रिकनेक्ट विथ योर पास्ट। तो ये पार्ट ऑफ द लिविंग सिविलाइजेशंस या ट्रेडिशंस हो जाएगा वो है। और इसका अतीत में भी इसके कई प्रमाण है। तीर्थ यात्रा जो है, जो एक मेंटल लेवल पर आप पूरे सब कॉन्टिनेंट को, उपमहाद्वीप को विजुअलाइज करते थे। एक पीठ दक्षिण भारत में है, एक पश्चिम भारत में है, एक पूर्वी भारत में है, एक उत्तरी भारत में है। तो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन में, चाहे वो रियलिटी में हो ना हो, जो पॉलिटिकल विजन है हर एक राजा का कि चक्रवर्ती सम्राट बने, पूरे जम्बू द्वीप पर शासन हो, उनका हो ना हो, या कोई दक्षिण भारत का शासक गंगई कोंड चोलापुरम, वो गंगा से चोल को कनेक्ट कर रहा है। तो एक जो इमेजिनेशन है उसमें पूरा सब कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ है। और इस तरह की बात जो हो रही है, चाहे वो एपिक्स के स्पॉट्स हैं, उसको कनेक्ट कर आप एक सब कॉन्टिनेंटल विजन तैयार करें, या नहीं तो इवन जो मेडिकल टूरिज्म है, कई चीजें इकोनॉमिकली यहाँ मेडिकल फैसिलिटी। साउथ ईस्ट एशिया कॉरिडोर, एक पॉइंट जस्ट मैं वो भूल जाऊंगा। दिस इज हाउ यू बिल्ड अप द कल्चरल राष्ट्र। जो फीलिंग ऑफ नेशन है, जिसे हम राष्ट्र कहते हैं, या कॉन्शसनेस ऑफ द राष्ट्र, ये हमारे यहाँ शताब्दियों से एग्जिस्ट किया है, जिसे हम सांस्कृतिक राष्ट्र कहते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है ये, कि जो चार पीठ हैं, और जिस तरीके से हम आज अयोध्या जा रहे हैं या कुशीनगर जा रहे हैं, ट्राइंग टू रिवाइव दैट कल्चरल कॉन्शसनेस ऑफ इंडिया बीइंग वन राष्ट्र, सांस्कृतिक राष्ट्र। प्रिंस रजवाड़े अलग अलग रहे, राजाएं अलग अलग रहे, बट सांस्कृतिक चेतना में हम एक रहे। चाहे वो जम्मू कश्मीर से हिस्सा हो, मंदिर हो वहाँ पे, या हमारे नाम हो। आपको शिव नाम वहाँ भी मिल जाएगा, शिव नाम कन्याकुमारी में भी मिल जाएगा। तो ये जो कंटिन्यूटी है, और आज भी वही नाम चल रहे हैं, तो ये राष्ट्र का जो बोध है, ये कह सकते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, जिसको हम बिल्कुल हमेशा से बिल्कुल। आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर शंकर, कि आपने बात की, ये तो हम अपने देश की अगर बात हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया कॉरिडोर, या फिर हम क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की बात करें, कल्चरल कनेक्टिविटी की बात करें, तो उसमें भी कुछ काम हो रहा है। आप उसको कैसे देखते हैं इंडिक? बिल्कुल ज़रूरत है। कोई भी राष्ट्र जो कि सिविलाइजेशनली काफ़ी एंशिएंट रहा है, काफ़ी पुराना रहा है, वो इसकी कोशिश भी करता है। चाइना कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वही मामला है। और हमारे पास ऐसे कई इस प्रकार के हमारे इतिहास में साउथ ईस्ट एशिया का जो आउटरीच है, खास कर दक्षिण भारतीय जो शासक थे चोल काल में, वहाँ ऐसा माना जाता है कि उस समय उनका रीच जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में था, सुमात्रा था। और जैसे जैसे इन देशों में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, निश्चित रूप से जब वहाँ एक जागरूकता बनेगी, ऐतिहासिक चेतना बनेगी, तो थोड़ा रिजेंटमेंट होगा। ये नॉर्थ और साउथ में भी होता है,
पर ये बड़ा नॉर्मल सा प्रोसेस है, लेकिन देयर आर सम बेसिक फैक्चुअल थिंग्स दैट कैनॉट बी डिस्प्यूटेड। तो वो एक कनेक्शन जो उस समय बना, उससे एक सिविलाइजेशनल इम्पल्स, जी, इसलिए मैं एक बड़ा सॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, सिविलाइजेशनल इम्पल्स तो निश्चित रूप से वहां गया है, एंड वी कैन ट्रेस दैट इन द नेम्स ऑफ सम ऑफ द साइट्स इन साउथ ईस्ट एशिया, जहां अभी भी एपिक ट्रेडिशन को लोग, रामायण का जो ट्रेडिशन है वो लोक में है, जी, वहां लोग उसका मंचन करते हैं, जी बिल्कुल, वो लिविंग ट्रेडिशन का नाम गरुड़ है, जी बिल्कुल। तो डॉक्टर हिमांशु जी, अब आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे, आप क्या कहेंगे इंडिक थॉट पर? पिछले करीब धीरे धीरे बट 47 के बाद से तो प्रक्रिया भारतीयकरण की चल रही है, लेकिन पिछले 7-8 सालों में ये एक देखने में आया है कि गति में तेज़ी आई है। हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है होपफुली इसको काफ़ी तेज करेगी। जो स्किल डेवलपमेंट का पॉलिसी आया है इस भारतीयकरण को तेज करेगा, हुनर की परंपरा को तेज करेगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का हमारा है, कुशीनगर का जो मॉडर्निटी है, अयोध्या से जो मॉडर्निटी आ रही है, केदारनाथ से जो मॉडर्निटी आ रही है, और जिस तरीके की आज टेक्नोलॉजी भारत में अवेलेबल है, तो जो लिविंग ट्रेडिशंस हम बीच में थोड़ा सा अविकसित होने की वजह से उतना तेज़ी से नहीं कनेक्ट कर पाए थे विथ आवर पास्ट, नाउ वी विल बी एबल टू कनेक्ट विथ आवर पास्ट with the new policies. So that will give a boost to the देशज परंपरा and the Indic thought परंपरा, जो हमारी राष्ट्र कॉन्शसनेस है, राष्ट्र की जो भावना है, इसमें बढ़ोतरी आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर शंकर, आपका क्या कंक्लूडिंग रिमार्क होगा? देखिए, मैं बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूँ, अगर जो इंडिजनाइज या इंडिक ट्रेडिशन को उभारने की बात हो रही है, जब इस डिबेट को आप थोड़ा वल्गराइज करेंगे तो आप इसे लेफ्ट और राइट में समझने की कोशिश करने, अक्सर हाँ लोग ऐसे ही बोलने लगते हैं कि ये दक्षिणपंथी और वामपंथी के बीच का मसला है। ऐसा है नहीं, क्योंकि ये वैश्विक ट्रेंड है, ग्लोबल ट्रेंड है। सभी जगह आप देखेंगे कि नेशन स्टेट की हिस्ट्री जो 19वीं शताब्दी की रही है वो अब पुराना होता जा रहा है, और उसमें जैसे चाहे यूरोप में भी आप देख लें, जो इनलाइटनमेंट की जो बूमिंग आइडियाज़ थे उसको भी अब लोग अपने तरीके से अलग अलग देशों में समझने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडर्निटी की डेफिनेशन जो वेस्ट ने हमें दिया था, अब हम अपने तरीके से उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज अ पोस्ट कोलोनियल thought process that is developing, and this will just not accept any and everything in an unqualified way which is given to us from the top. So we are reinventing on the basis of what has been with us, and this is a very positive development, because this will allow us to organically be what we are. हम अपने अतीत के साथ भी एक ऑर्गेनिक कनेक्ट कर भविष्य में enter करेंगे। That will give us a lot of confidence and a sense of assurance, which was perhaps missing over the last 200 years of colonial hangover phase. So that's the positive. जो मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट है ना, वो ब्रिटिश ने हमें समझाने की कोशिश की जैसे कि हम सैवेज थे, हमारे यहाँ सिविलाइजेशन नाम की चीज़ नहीं थी, और वो हमें सिविलाइज्ड करने आए थे क्योंकि उनको अपने रूल को जस्टिफाई करना था। Whereas in India, modernity has always been an ongoing project. Buddhism was a modernity of its time, Sikhism was a modernity of its time, Bhakti movement was a modernity of its time. तो ये तो अनवरत जारी प्रक्रिया रही है। जी डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर शंकर, आपने समय निकाला, आप स्टूडियो में आने के लिए आपका शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको समझा पाए होंगे कि इंडिक थॉट या फिर इंडियन परसेप्टिव है क्या और क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे बरता जा सकता है। हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारे ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।